हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज रेस्ट एपीआई ऑटोमेशन टेस्टिंग सीरीज, जिसमें हम यूज करेंगे रेस्ट एश्योर्ड जावा लाइब्रेरी विद टेस्टंग एज ए यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क। आज हमारा फर्स्ट सेशन है, तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। एपीआई टेस्टिंग, बेसिक्स ऑफ एपीआईज। अब आज के इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। वो है पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल सीरीज के सेशन 1 में। उस सेशन में भी मैंने ये सारे बेसिक्स डिस्कस किए थे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा हुआ है, हो सकता है उन लोगों के लिए ये रिपीट वीडियो हो, लेकिन जिन लोगों को बेसिक्स के बारे में नहीं पता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और एक बार देख लेते हैं कि आज के हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है, हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क्स। ठीक है, वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। फिर क्लाइंट सर्वर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एपीआईज क्या होते हैं, एपीआई टेस्टिंग क्यों करनी पड़ती है, व्हाई डू वी नीड एपीआई टेस्टिंग, कितने तरह के एपीआईज होते हैं, एपीआईज और वेब सर्विसेज पे क्या डिफरेंस होता है, वेब सर्विसेज क्या होती हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं एपीआई टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो आज हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है। हम वेब एप्लीकेशन के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑफ वेब एप्लीकेशन, इसको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम नेट से कॉपी किया है। ये है वो डायग्राम। अब इस डायग्राम को हम यूज करेंगे वेब एप्लीकेशन के फंक्शन को समझने के लिए कि वेब एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है। अब इस डायग्राम में हमारे पास एक ये डेस्कटॉप सिस्टम दिखाया गया है। ये जो डेस्कटॉप सिस्टम है, ये डेस्कटॉप भी हो सकता है, ये कोई डेस्कटॉप भी हो सकता है, कोई लैपटॉप भी हो सकता है, क्योंकि हम लैपटॉप भी तो यूज करते हैं ना वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए। और मोबाइल भी हो सकता है। ठीक है, ये जो हमने सिस्टम दिखाया है इस डायग्राम में, इनमें से कोई भी हो सकता है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल में से कुछ भी हो सकता है। अब डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास ब्राउजर होता है। ब्राउजर कोई भी हो सकता है, क्रोम ब्राउजर हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, ठीक है, ओपेरा हो सकता है, कोई सा भी ब्राउजर हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये क्लाइंट हो गया, ये क्लाइंट हो गया, ये हो गया क्लाइंट। जिस सिस्टम में हम ब्राउजर ओपन करके यूआरएल डालते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें गूगल का वेबसाइट एक्सेस करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या मोबाइल में हम कोई सा भी ब्राउजर ओपन करते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई सा भी हम ब्राउजर ओपन करते हैं। फिर उसमें हम एक www.google.com हम यूआरएल डालते हैं ना, www.google.com। ठीक है, फिर हम जैसे ही एंटर करते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही हम एंटर करते हैं तो क्या होता है, एक रिक्वेस्ट जाता है। ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ना, पेज का रिक्वेस्ट, ये जो गूगल का जो है, ये पेज रिक्वेस्ट एक हमारे क्लाइंट से हमारे डेस्कटॉप से, लैपटॉप से या मोबाइल से एक रिक्वेस्ट जाता है इंटरनेट के थ्रू होते हुए वेब सर्वर को। ठीक है, क्योंकि ये जो गूगल का पेज है, वो हमारे क्लाइंट सिस्टम में तो इंस्टॉल नहीं है ना। जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर एक्चुअल सॉफ्टवेयर जो है, या वेब एप्लीकेशन कह लीजिए, सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन, वो इंस्टॉल्ड है सर्वर में। लेकिन हम अपने क्लाइंट से क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, और वो रिक्वेस्ट कैसे जाता है, इंटरनेट के थ्रू होते हुए जाता है वेब सर्वर तक। और फिर वेब सर्वर क्या करता है, बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट सेंड बाय द क्लाइंट, वो हमें पेज यहां से रिस्पॉन्स करता है। जो हमारा रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे, उसके रिस्पॉन्स में इंटरनेट के थ्रू ही वो HTML पेज हमें क्लाइंट के डिस्प्ले पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये कम्युनिकेशन हो रहा है। क्लाइंट से रिक्वेस्ट सेंड किया जा रहा है टू वेब सर्वर,
क्योंकि वेब सर्वर में ही एक्चुअल गूगल का जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो वेब सर्वर में ही इंस्टॉल्ड है। ठीक है, वो वेब सर्वर में ही रिसाइड करता है और वेब सर्वर के थ्रू होता हुआ हमें रिस्पॉन्स में HTML पेज क्लाइंट सिस्टम पे मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब एप्लीकेशन के लिए, वो इंटरनेट के थ्रू उसका पेज रिक्वेस्ट आता है टू वेब सर्वर और हमें रिस्पॉन्स में, रिप्लाई में हमें HTML पेज का क्लाइंट पे मिलता है। तो ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट हार्डवेयर भी हो सकता है। अब ये क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, ये तो सारा हार्डवेयर है ना, ये तो सारा हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है। और ये जो ब्राउजर है, ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। तो क्लाइंट कुड बी हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। तो जो HTML में जो भी हम एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन हम जो भी हम सर्च करते हैं या हम ओपन करते हैं अपने क्लाइंट पे, तो उसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। ये हो गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इस तरीके के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, और जो आर्किटेक्चर है ये हो गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन काम करता है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है पेज के लिए, जो भी पेज हमने ओपन किया, गूगल का ओपन किया या फिर रेडिफ मेल ओपन किया, कोई भी ओपन किया, फेसबुक ओपन किया, उस पेज का रिक्वेस्ट जाता है वेब सर्वर को और वेब सर्वर में एक्चुअल सॉफ्टवेयर रिसाइड करता है और वहां से रिस्पॉन्स में हमें वो HTML पेज मिलता है क्लाइंट सिस्टम पे। ठीक है, अब इसमें API का कहाँ काम है, अब इसमें API का क्या काम है, अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, कैसे ये वेब एप्लीकेशन वर्क करता है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि इसमें API का क्या रोल है, इस पूरे कम्युनिकेशन में API कहाँ आता है। मैं यहाँ पे API का फुल फॉर्म राइट करती हूँ। API का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो API का क्या काम होता है, API दो एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट कराने के लिए यूज किया जाता है। अब वो जो दो एप्लीकेशंस हैं, हो सकता है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हो सकता है उनकी टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट हो। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है और हमें अगर उनको कम्युनिकेट कराना है आपस में, तो उसके लिए हम API यूज करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन को इंटरफेस करने के लिए यूज किया जाता है, इंटरफेस करने के लिए यूज किया जाता है, कम्युनिकेट कराने के लिए यूज किया जाता है दो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन को। ठीक है, डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अब वो जो दो एप्लीकेशंस हैं, हो सकता है उनका टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो, उनका प्लेटफॉर्म भी डिफरेंट हो। जहाँ पे हमारे जो दो एप्लीकेशन है जिनको हम कम्युनिकेट कराने के लिए API यूज कर रहे हैं, उनका प्लेटफॉर्म, उनकी टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अब इस वेब कम्युनिकेशन में, वेब एप्लीकेशन के कम्युनिकेशन में API कहाँ आता है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए जो सेम डायग्राम जो अभी हम लोगों ने पहले देखा था, वही डायग्राम हम यूज करते हैं। तो इसमें बीच में साथ में API भी है। ये डायग्राम भी मैंने नेट से कॉपी किया है। अब यहाँ पे देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्लाइंट साइड है ना, ये क्लाइंट साइड, ये है क्लाइंट साइड। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये है क्लाइंट साइड और ये है सर्वर साइड। ये है सर्वर साइड। ठीक है, ये है सर्वर साइड, ये है क्लाइंट साइड। अब क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट भेजता है, गूगल का पेज चाहिए क्लाइंट को, www.google.com। ठीक है, क्लाइंट को ये वेब पेज ओपन करना है। तो क्लाइंट क्या करेगा, अपने ब्राउजर में क्रोम ब्राउजर ओपन करेगा, कोई भी ब्राउजर ओपन करेगा अपने सिस्टम पे और वो ये URL टाइप करेगा। तो ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू होता होता कहाँ जाएगा, डायरेक्टली सर्वर में नहीं जाएगा, वो जाएगा API के पास, क्योंकि ये जो API है, ये हमारा मीडिएटर का काम कर रहा है।
एपीआई जो है ये मीडिएटर का काम करता है। ये मीडिएटर का काम करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ये मीडिएटर का काम करता है। वो पहले एपीआई के पास जाएगा, ये जो रिक्वेस्ट है ये पहले एपीआई के पास जाएगा, फिर एपीआई इस रिक्वेस्ट को सर्वर को देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा है मिडिल लेयर। ये है हमारा मिडिल लेयर। ये हमारा हो गया फ्रंट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर भी हम कहते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट एंड, या फिर आप इसको प्रेजेंटेशन लेयर कह लीजिए, प्रेजेंटेशन लेयर। अगर आप इसको लेयर की तरह देखना चाहेंगे तो ये हमारा हो गया प्रेजेंटेशन लेयर। ये हमारा एपीआई हो गया, बिजनेस लॉजिक जो हमारा है, जो रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचा रहा है और सर्वर से जो रिक्वेस्ट आई है वो डेटा क्लाइंट तक पहुंचा रहा है। जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो भी एपीआई के थ्रू ही हो रहा है, एपीआई के थ्रू हो रहा है। ये मीडिएटर है, तो ये हो गया हमारा मिडिल लेयर। एपीआई जो है ये है हमारा मिडिल लेयर। अगर आप लेयर्स के फॉर्म में देखेंगे तो ये हो गया हमारा मिडिल लेयर, ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, और ये है हमारा डेटाबेस लेयर, जहां हमारा सारा डेटा है। ये हमारा बैकएंड हो गया, बैकएंड जहां सारा डेटा है। ठीक है, तो सर्वर में ही एपीआई है और सर्वर में ही डेटाबेस है और सर्वर में ही वेब सर्वर है। ठीक है, ये हमारा सर्वर साइड है पूरा, सर्वर साइड में तीनों चीजें आ गई। ठीक है, तो एपीआई क्या करता है, ये मीडिएटर का काम करता है बिटवीन क्लाइंट एंड अ सर्वर। वेब सर्वर और डेटाबेस के बीच में ये क्या करता है, मीडिएटर का काम करता है। जो भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रहा है वो एपीआई के पास पूरा बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस पूरा प्रोग्राम्ड है। एपीआई एपीआई डेवलपर्स प्रोग्राम करते हैं, सारा का सारा जो बिजनेस लॉजिक होता है वो इसी मिडिल लेयर में होता है। बिजनेस लॉजिक होता है वो पूरा मिडिल लेयर में होता है, ये पूरा प्रोग्राम्ड होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये प्रोग्राम है, दो एप्लीकेशन के बीच में ये प्रोग्राम्ड इंटरफेस है एपीआई। ठीक है, एक एप्लीकेशन हमारे क्लाइंट साइड पे है, दूसरा एप्लीकेशन हमारे सर्वर साइड पे है, और इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर का काम कर रहा है, जो भी डेटा डेटाबेस से वेब एप्लीकेशन तक सेंड करना है, क्लाइंट साइड पे सेंड करना है, या क्लाइंट साइड से कुछ अगर डेटा डेटाबेस में ऐड करना है, तो वो काम भी सारा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ही करता है। ठीक है, जो भी डेटा हमें अगर बैकएंड से फेच करके डिस्प्ले करना है वेब ब्राउजर पे, वेब एप्लीकेशन पे, वो काम भी एपीआई करता है। और अगर फ्रंट एंड से कोई डेटा हमें अगर डेटाबेस में ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो वो काम भी एपीआई ही करता है। सारा का सारा जो बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है वो एपीआई के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो टेस्टिंग हम फ्रंट एंड पे करते हैं, फ्रंट एंड पे जो टेस्टिंग हम करते हैं उसको हम कहते हैं वेब टेस्टिंग। जो हम फ्रंट एंड पे करते हैं उसको हम कहते हैं वेब टेस्टिंग, और जो टेस्टिंग हम एपीआई पे करते हैं उसको हम कहते हैं एपीआई टेस्टिंग। जो बिजनेस लॉजिक लेयर पे जो हम टेस्टिंग करते हैं, मिडिल लेयर पे जो हम टेस्टिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं एपीआई टेस्टिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टेस्टिंग। और जो टेस्टिंग हम डेटाबेस पे करते हैं उसको हम कहते हैं डेटाबेस टेस्टिंग, उसको हम कहते हैं डेटाबेस टेस्टिंग। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एपीआई का क्या रोल है इस कम्युनिकेशन में, पूरे क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में। एपीआई कहाँ रिसाइड करता है, एपीआई क्या होता है, एपीआई टेस्टिंग क्या होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा इस डायग्राम से। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि एपीआई टेस्टिंग हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले आ गया हमारा ये प्रेजेंटेशन लेयर, जो हमारा वेब पेज हो गया क्लाइंट साइड पे, फ्रंट एंड कह लीजिए आप इसको। ठीक है, फिर ये बीच में आ गया हमारा मिडिल लेयर, जो हमारा एपीआई लेयर है, और फिर यहाँ पे आ गया हमारा बैकएंड लेयर, डेटाबेस लेयर। ठीक है,
और प्रेजेंटेशन लेयर में क्या आ गया, हमारे वेब पेजेस आ गए। तो वेब पेज को हम कैसे डिजाइन डेवलप करते हैं? तो वेब पेज के लिए हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए होता है। वेब पेज के लिए हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए होता है। HTML ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट, CSS ये सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को डेवलप करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होता है। .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, जावा, पाइथन, C#, एक्सेट्रा ये सारे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को डेवलपर्स डेवलप करते हैं बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। और जो वेब डेवलपर्स होते हैं, जो वेब पेजेस डेवलप करते हैं, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS। अब लास्ट में ये है हमारा डेटाबेस। अब डेटाबेस में क्या आ गया हमारा? डेटाबेस हो गया हमारा ओरेकल, MySQL, SQL सर्वर, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे तीनों लेयर पे फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की का स्किल चाहिए। एपीआई को डेवलप करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्किल चाहिए, और डेटाबेस के लिए हमें डेटाबेस का स्किल सेट चाहिए। तो यहाँ पे तीनों काम के लिए हमें अलग अलग स्किल सेट चाहिए। तो ये जो तीनों काम होते हैं, ये अलग अलग टीम्स द्वारा किए जाते हैं, ये अलग अलग टीम्स करती हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो भी वेब डिजाइनिंग वगैरह का काम है, उसको एक सेपरेट टीम करेगी। मान लीजिए टीम ए कर रही है। मिडिल लेयर पे एपीआई डेवलपमेंट का काम टीम बी कर रही है। डेटाबेस का जो काम है वो टीम सी कर रही है। ऐसे अलग अलग टीम्स काम कर रही हैं। अब एपीआई की जो टेस्टिंग होती है, हालांकि काम तो सारे एक साथ ही करते हैं, क्योंकि जो भी वेब डिजाइनिंग हो रही है, जो भी वेब डिजाइन हो रहा है, जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, जो भी वेब एप्लीकेशन है, उसको कोई भी अगर रिक्वेस्ट भेजना है सर्वर को, तो वो एपीआई के थ्रू ही भेजेगा। ऐसे ही होता है ना। ये हमारा वेब पेज है, तो वेब पेज से जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो एपीआई के थ्रू ही जाएगी बैकएंड तक, और जो भी रिस्पॉन्स होगा वो भी एपीआई के थ्रू ही क्लाइंट तक जाएगा। यहाँ पे हमारा क्लाइंट है, यहाँ पे हमारा क्लाइंट है, और ये हमारा सर्वर है, ये हमारा सर्वर साइड है। जो हमारा वेब सर्वर है वो इधर है, ये हमारा वेब सर्वर है, ये हमारा वेब सर्वर है, और ये हमारा क्लाइंट साइड है। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो एपीआई के थ्रू होते हुए ही सर्वर तक जाएगी, और जो रिस्पॉन्स होगा वो भी एपीआई के थ्रू होते होते ही क्लाइंट तक जाएगा। लेकिन जो हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं, जो भी एपीआई डेवलपर डेवलप कर रहा है, उसकी टेस्टिंग हम एपीआई लेयर पे करते हैं। उसके लिए हमें उसके लिए हमें वेब पेज की जरूरत नहीं होती है। हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, एपीआई की टेस्टिंग। एपीआई की टेस्टिंग हम यहाँ पे करते हैं, उसमें हम वेब पेज को यूज नहीं करते हैं। वेब जो भी हमें रिक्वेस्ट भेजना है वो डायरेक्टली हम यहाँ पे एपीआई को भेजते हैं, और रिस्पॉन्स भी हम यहीं पे चेक करते हैं। तो एपीआई टेस्टिंग यहाँ की जाती है, इधर पे एपीआई लेयर पे की जाती है। ठीक है, डायरेक्टली एपीआई के साथ की जाती है एपीआई टेस्टिंग। उसके लिए हम वेब पेज यूज नहीं करते हैं। वेब पेज की टेस्टिंग की जाती है वेब पेज यूज करके। ठीक है, लेकिन एपीआई की टेस्टिंग डायरेक्टली एपीआई पे की जाती है। डेटाबेस की टेस्टिंग डेटाबेस साइट पे की जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एपीआई की टेस्टिंग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, अब ये एपीआई टेस्टिंग जरूरी क्यों है? एपीआई टेस्टिंग जरूरी क्यों है? एपीआई टेस्टिंग जरूरी इसलिए है, क्यों की जाती है एपीआई टेस्टिंग? हम डायरेक्टली वेब पेज की टेस्टिंग भी तो कर सकते हैं, हम डायरेक्टली वेब पेज की टेस्टिंग भी तो कर सकते हैं ना। जरूरी क्यों है एपीआई टेस्टिंग करना? तो एपीआई टेस्टिंग करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो कम्युनिकेशन है पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन का, जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है, वेब कम्युनिकेशन, वो एपीआई के थ्रू ही चल रहा है। अगर हमारे एपीआई में प्रॉब्लम होगी, अगर हमारे एपीआई में प्रॉब्लम होगी, तो ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा वेब एप्लीकेशन, जो हमारा वेब पेज है, वो कभी भी ढंग से काम नहीं करेगा अगर हमारा जो मिडिल लेयर है, एपीआई लेयर, अगर वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा, अगर वो परफेक्ट नहीं है। इसीलिए एपीआई टेस्टिंग बहुत जरूरी है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वेब एप्लीकेशन है वो एक अलग टीम बना रही है, वो सेपरेटली चलता जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो वेब पेज है वो रेडी नहीं होता और हमारी टीम जो एपीआई डेवलप कर रही है उसने एपीआई डेवलप करके रेडी कर लिया, तो फिर एपीआई टेस्टिंग हम डायरेक्टली एपीआई पे कर लेते हैं और वेब पेज के साथ टेस्टिंग हम फिर बाद में करते हैं। तो जब भी हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं, हमारी मेजोरिटी ऑफ जो टेस्टिंग होती है वो सारी हमारी एपीआई लेवल पे ही हो जाती है। एपीआई टेस्टिंग में हमारी 70-80% टेस्टिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस लॉजिक है वो तो एपीआई लेयर पे है ना। बिजनेस लॉजिक है वो तो हमारा एपीआई लेयर पे है, तो इसलिए हमारी 70-80% टेस्टिंग एपीआई लेयर पे ही हो जाती है। उसके बाद जो बाकी की जो टेस्टिंग बचती है, यूजर इंटरफेस वाली टेस्टिंग, यूआई टेस्टिंग, वो हमारी वेब टेस्टिंग में हम कवर करते हैं। वो फिर हम प्रेजेंटेशन लेयर पे करते हैं, वेब पेज को यूज करके करते हैं, जो यूआई टेस्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि यूआई टेस्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एपीआई टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। यूआई टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ फंक्शनलिटी हम सिर्फ यूआई टेस्टिंग के थ्रू ही हम चेक कर सकते हैं। तो यूआई टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हमारी एपीआई टेस्टिंग अगर हमने अच्छे से की है, तो हमारी मेजोरिटी ऑफ टेस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और फिर जब हम वेब टेस्टिंग करते हैं, वेब पेज की टेस्टिंग करते हैं, तो हम उस टाइम पे बहुत ही कम एफर्ट लगता है और बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत टाइम सेव हो जाता है, बहुत इजीली वेब टेस्टिंग हो जाती है। जो हम सेलेनियम यूज करके करते हैं ना, सेलेनियम यूज करके जब हम वेब टेस्टिंग करते हैं एचटीएमएल वेब एप्लीकेशन की, तो उस टाइम पे बहुत ही कम टाइम लगता है एप्लीकेशन को टेस्ट करने में, अगर हमारी एपीआई टेस्टिंग अच्छे से हुई भी है तो। ठीक है, क्योंकि एपीआई के थ्रू ही सारा यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर एपीआई ठीक से चल रहा है, एपीआई परफेक्ट है, तो सारा कम्युनिकेशन फिर ठीक चलेगा। ठीक है, तो इसलिए एपीआई टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, शायद मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि यहाँ पे जो हमारा ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, ये जो हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर है। क्लाइंट सर्वर जो हम यहाँ पे आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, ये हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर 3 तरह के होते हैं, 1 टियर, 2 टियर एंड 3 टियर। तो 1 टियर में क्या होता है, 1 टियर में एक सिंगल सिस्टम होता है, उसी के अंदर क्लाइंट होता है, उसी के अंदर सर्वर होता है। एक सिंगल सिस्टम होता है, उसी में क्लाइंट होता है, उसी में सर्वर होता है। ठीक है, और 2 टियर में क्या होता है, 2 टियर में क्या होता है, 2 टियर में कोई मिडिल लेयर नहीं होता। 2 टियर में जैसे मैं हम इसमें हमारा एपीआई लेयर है ना, 2 टियर में कोई एपीआई लेयर नहीं होता। उसमें जो क्लाइंट्स होती हैं वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं। मल्टीपल क्लाइंट्स होती हैं, ए बी सी डी, मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे, और डायरेक्टली वो एक सिंगल डेटाबेस होगा और डायरेक्टली वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बीच में कोई मिडिल लेयर नहीं होता। और एक वेब कम्युनिकेशन जो होता है, वेब कम्युनिकेशन जो होता है वो हमेशा 3 टियर में होता है, जहां पे हमारा एक मिडिल लेयर होता है। यहाँ पे 3 पार्टीशन हो गए। सबसे पहला हो गया प्रेजेंटेशन लेयर, ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। सबसे पहला हो गया हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, ये दूसरा हो गया हमारा ये मिडिल लेयर, और ये तीसरा हो गया हमारा बैकएंड लेयर। लेकिन सेकंड 2 टियर में क्या होता है, सिर्फ 2 ही लेयर होते हैं, ये वाला मिडिल लेयर नहीं होता। डायरेक्टली जो क्लाइंट्स होते हैं, हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे बहुत सारे, वो डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, कोई उसमें मीडिएटर नहीं होता बीच में। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि 1 टियर, 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो जो वेब कम्युनिकेशन होता है, वेब एप्लीकेशंस वगैरह जो कम्युनिकेट करते हैं, वो सारे हमारे 3 टियर आर्किटेक्चर होते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एपीआईज। तो मेजरली 2 टाइप्स की एपीआईज हैं। पहला है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सोप कहा जाता है, SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। और दूसरा है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, जिसको शॉर्ट में हम रेस्ट कहते हैं, RRT।
REST, REST। तो जो सोप एपीआईज हैं, ये तो अब ओल्ड एपीआईज हैं, ये अब इतना ज्यादा यूज नहीं होता। अब जो पॉपुलरली जो यूज किया जाता है वो है रेस्ट एपीआईज। अब जो कंपनीज में यूज किया जा रहा है वो है रेस्ट एपीआईज। ये दोनों ही वेब सर्विसेज हैं। ये दोनों ही वेब सर्विसेज हैं। अब ये वेब सर्विसेज क्या होती हैं, ये एपीआई क्या है, वेब सर्विसेज क्या है, अब इसको समझते हैं। वेब सर्विस क्या होता है? वेब सर्विसेज एपीआईज ही होती हैं। वेब सर्विसेज एपीआईज ही होती हैं। ऐसा करती हूँ, मैं इसको इरेज करती हूँ, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। एपीआई वर्सेस वेब सर्विस। एपीआई वर्सेस वेब सर्विसेज। हम जब भी एपीआई डेवलप करते हैं तो हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में डेवलप करते हैं। ये है हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये है हमारा टेस्ट एनवायरनमेंट। टेस्ट एनवायरनमेंट। ये एपीआई का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया और ये एपीआई का टेस्ट एनवायरनमेंट हो गया। यहाँ पे सेट ऑफ डेवलपर्स हैं, टीम है जो डेवलप कर रही है, और यहाँ पे क्यूए टीम टेस्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे है डेवलपमेंट टीम और यहाँ पे है क्यूए टीम। यहाँ पे एपीआई का डेवलपमेंट चल रहा है। एपीआई डेवलप होने के बाद जाएगा क्यूए टीम के बाद, यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग होगी। एपीआई टेस्टिंग होगी, ये सारा हमारा इंटरनल चल रहा है। यहाँ पे हमें कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें कोई इंटरनेट नहीं चाहिए। लेकिन जब एपीआई टेस्टिंग के बाद प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मूव करता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मूव करता है, तो उसको हम वेब सर्विस कहते हैं। यहाँ पे वी नीड इंटरनेट। यहाँ पे हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन चाहिए हमें। यहाँ पे ऑनलाइन है, इधर जो हो रहा है वो ऑफलाइन हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन हमें इसमें नहीं चाहिए, यहाँ पे सब कुछ ऑफलाइन चल रहा है, मगर यहाँ पे इधर हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो जब भी एपीआई डेवलपमेंट के बाद, टेस्टिंग के बाद प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाता है, तो उसको हम वेब सर्विस कहते हैं। वेब सर्विसेज आर एपीआईज ओनली। जितनी भी वेब सर्विसेज होती हैं, ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआई। All web services are API. But all APIs are not web services. All web services are APIs, but all APIs are not web services. ये हमें याद रखना है। जब API डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डेवलप होने के बाद, टेस्ट होने के बाद, जब वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाता है, इंटरनेट पे जाता है, पब्लिक एक्सेस के लिए जाता है, व्हेन इट इज अवेलेबल पब्लिकली, तो फिर हम उसको वेब सर्विसेज कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआईज ओनली, बट ऑल एपीआईज आर नॉट वेब सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम सारे एपीआईज, कुछ हमारे एपीआईज अपने इंटरनल उसके लिए भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सारे एपीआईज को हम वेब पे डालें, जरूरी नहीं है सारे एपीआईज को हम इंटरनेट पे डालेंगे, सारे एपीआईज को हम नेटवर्क पे डालेंगे। ठीक है, तो कुछ एपीआईज हमारे इंटरनल भी होते हैं एप्लीकेशन के, तो सारी एपीआईज वेब सर्विसेज नहीं होती, लेकिन ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआई। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एपीआई और वेब सर्विसेज में। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एपीआई और वेब सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है। वेब सर्विस के लिए हमें नेटवर्क चाहिए होता है,
वेब सर्विस के लिए हमें इंटरनेट चाहिए होता है, नेटवर्क चाहिए होता है, मगर एपीआई के लिए हमें नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो ये डिफरेंस था एपीआई और वेब सर्विसेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपीआई टेस्टिंग टूल। एपीआईज को हम मैन्युअली भी टेस्ट कर सकते हैं और हम एपीआईज की ऑटोमेशन टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं एपीआई की मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, जैसे पोस्टमैन हो गया, सोपीआई हो गया, रेस्ट एश्योर्ड हो गया। पोस्टमैन यूज करके हम किस तरीके से एपीआई की मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, इस पे मैंने पूरी डिटेल सीरीज बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं पोस्टमैन टूल में कि पोस्टमैन टूल यूज करके किस तरीके से हम एपीआई की टेस्टिंग करते हैं, तो आप लोग उस सीरीज को रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इस सीरीज में हम मेनली फोकस करेंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग पे, रेस्ट एश्योर्ड पे। रेस्ट एश्योर्ड यूज करके हम किस तरीके से रेस्ट एपीआई की ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं, हमारा मेन फोकस होगा। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सारे बेसिक्स कवर किए हैं कि एपीआई टेस्टिंग के क्या क्या बेसिक्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।